नमस्कार। तो आज का सेशन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं बता दूं कि ये जो हमारा सिलेबस लगातार चल ही रहा है, ये दूसरा वीडियो है सिलेबस वाइज, जो टॉपिक वाइज हम पढ़ा रहे हैं। ये बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए हैं जो अभी बीएड फर्स्ट ईयर में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि यार उनका जो पेपर है वो नज़दीक आने वाला है, तो इस वजह से ये सेशन तैयार किया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है जो कि कोठारी कमीशन था। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक वाइज हम यहाँ पे चल रहे हैं। तो ये सेकंड पेपर है हमारा, एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, समकालीन भारत में शिक्षा। ठीक है, तो उसका पहला यूनिट का जो पहला टॉपिक था उसको हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया था। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, इस बार भी पूछे जाने की संभावना नहीं है, बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और दूसरा जो टॉपिक हमारा है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हमारा प्रोसीड ऑन होगा। अगर आप सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो सिलेबस के लिए आप जो पहला वीडियो है उसका जो 2 से 4 मिनट के बीच में हमने सिलेबस सब समझा रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जो देखिए 1948 में आया, इसके बाद 1952 में आया, फिर 1964, 1968। ठीक है, इसके बाद जो है 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है जो कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए लाई गई थी। इसके बाद 1992 में आएगा, फिर 2005, उसके बाद हम आगे देखते हुए चलेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट है वो समझने का प्रयास करेंगे। आइए देख लेते हैं, पहले इसकी जो पृष्ठभूमि है उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहली चीज़ देखिए, जनवरी सन 1985 में ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने घोषणा किया कि राष्ट्र के लिए एक नई शिक्षा नीति तैयार की जाएगी। नई शिक्षा नीति के निर्माण से पूर्व भारत सरकार ने अगस्त 1985 में शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य नामक दस्तावेज तैयार किया था। ठीक है, अब जब 1985 जो है, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे जो राजीव गांधी जी थे, तो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लाया सामने। ठीक है, उससे पहले 1985 में जो है शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य नामक दस्तावेज तैयार कर दिया गया था भारत सरकार द्वारा। ठीक है, इसमें शिक्षा से संबंधित सारी जानकारियाँ दी गई थी। अब देखिए, भारत के शिक्षा मंत्री श्री केसी पंत ने कहा कि यह दस्तावेज शिक्षा नीति का अंतिम बयान नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई शिक्षा नीति नहीं बनेगी। इसके मतलब कि कुछ शिक्षा नीति में जो पिछले शिक्षा नीतियों में जो कमियां रह गई थी, जो खामियां रह गई थी, उसी को सुधारने वरन यहाँ पे नई शिक्षा नीति को लाया गया है। तो यह राष्ट्रव्यापी विचार विमर्श के लिए आधार तैयार करने वाला दस्तावेज है। ठीक है, यानी राष्ट्रव्यापी मतलब पूरे राष्ट्र पर विचार विमर्श करने के लिए शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से लागू होगी, किस प्रकार से वो हमारे समाज में या किस प्रकार से हमारे भारत देश में किस प्रकार से लागू किया जाएगा, किस प्रकार से जो शिक्षा की व्यवस्था होगी उसको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया था इस शिक्षा नीति के माध्यम से। यह नई शिक्षा नीति के निर्माण कार्य को सुविधाजनक बनाएगा और इस दस्तावेज पर संपूर्ण भारत में पर्याप्त विचार विमर्श हुआ। ठीक है, जब यह शिक्षा नीति का आया, जब इसका प्रारूप बनकर तैयार होकर आया, तो इस शिक्षा नीति पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ और विभिन्न वर्गों जैसे बौद्धिक, सामाजिक, राजनैतिक, व्यावसायिक, प्रशासनिक आदि ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त किया। ठीक है, जब इस शिक्षा नीति का प्रारूप लोगों के सामने रखा गया तो लोगों ने अपने विचारों को इस शिक्षा नीति के लिए व्यक्त किया। अब 1986 में भारत सरकार ने शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया और जारी किया। ठीक है, 1986 में क्या किया, भारत सरकार ने शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करके जारी कर दिया। इस शिक्षा नीति को 12 खंडों में विभाजित कर दिया गया है। यदि आप 12 खंडों को समझ लेते हैं तो 1986 की जो शिक्षा नीति है वो आपके समझ में आ जाएगी। तो आइए देखते हैं वो 12 खंड कौन कौन से थे। पहले में प्रस्तावना आपकी थी। ठीक है, प्रस्तावना मतलब तैयार किया गया था कि इस शिक्षा नीति में क्या क्या चीज़ें हैं उसको समझाने का प्रयास किया गया। दूसरे में शिक्षा का सार एवं भूमिका समझाने का प्रयास किया दूसरे खंड में। तीसरे खंड में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली किस प्रकार से होगी 10+2+3 वाली, उसको समझाने का प्रयास किया है तीसरे खंड में। चौथे खंड में समानता के लिए शिक्षा। अब वो समानता चाहे जातिगत समानता हो, चाहे लिंग की समानता हो, मतलब यहाँ पे लिंग भेद बहुत ज़्यादा था समाज में। हमारे बच्चियों को यानी लड़कियों को
स्कूलों में सजाने से मना किया जाता था। तो उसको किस प्रकार से हम समानता ला सकते हैं, यानी बालकों और बालिकाओं के बीच में, या फिर अल्पसंख्यकों और उच्च वर्गों के जो बीच में जो गहरी खाई है उसको किस प्रकार से समानता को भरा जा सकता है, उसको समझाने का प्रयास किया गया। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन किया गया और साथ ही साथ तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा का भी प्रारूप यहाँ पे तैयार किया गया। किस प्रकार से हम जो किताबी ज्ञान है उसके साथ साथ में टेक्नोलॉजी का भी विकास हम कर सकते हैं, उसको समझाने का प्रयास किया गया। इसी के साथ वह जो अगला हमारा है 7वां खंड जो है उसमें शिक्षा व्यवस्था को कारगर किस प्रकार से बनाया जा सकता है उसको समझाने का प्रयास किया गया। ठीक है, वहीं 8वें खंड में शिक्षा की विषय वस्तु तथा प्रतिक्रिया को नया मोड़ देना और शिक्षक के बारे में 9वें खंड में बताया गया किस प्रकार से शिक्षक हो, उनकी जो ट्रेनिंग होती है, टीचर ट्रेनिंग होती है, किस प्रकार से किया जाए उसको समझाने का प्रयास किया गया है 9वें खंड में। वहीं 10वें खंड में बताया गया है शिक्षा का प्रबंध किस प्रकार से हो, और 11वें में संसाधन तथा समीक्षा के बारे में बात किया गया है, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत हम अभी आगे समझने का प्रयास भी करेंगे। अगला जो है आखिरी खंड है भविष्य में किस प्रकार से शिक्षा नीति हो, किस प्रकार से किया जाएगा उसको समझाने का प्रयास किया गया है। तो एक एक पॉइंट वाइज हम यहाँ पे समझते हुए प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं प्रस्तावना क्या थी। देखिए, प्रस्तावना में कहा गया कि प्रत्येक देश अपनी विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पहचान को प्रकट करने को बढ़ावा देने के लिए और चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी शिक्षा प्रणाली विकसित करता है। ठीक है, प्रत्येक देश क्या करता है कि अपनी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, बढ़ावा देता है। देश में 1968 ईस्वी की शिक्षा की राष्ट्रीय नीति लागू होने के बाद शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ। ठीक है, जब 1959 की जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसके बाद पूरे देश में जो है वो शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ। पूरे देश में शिक्षा की समान संरचना 1968 ईस्वी की शिक्षा नीति की सबसे बड़ी देन है। जो 10+2+3 है वो 1968 की, यानी कक्षा 10 तक जो है, इसके बाद दो है वो इंटरमीडिएट के लिए है, और 3 जो है 10+2+2+3 वाला जो है वो ग्रेजुएशन के लिए है। ठीक है, ये पूरे देश में लागू किया गया ये शिक्षा व्यवस्था, ये जो है 1968 की ही देन है। ठीक है, अब देखिए प्रस्तावना में 1968 ईस्वी की शिक्षा नीति की उपलब्धियों को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा गया कि 1968 की शिक्षा नीति के मूल सुझाव कार्य रूप में परिणित नहीं हो सके। यानी जो उसको सुझाव दिया गया था, जो 1968 शिक्षा नीति में जो सुझाव दिया गया था उसे हम प्रैक्टिकल बेसिस पे हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। ठीक है, क्योंकि न तो स्पष्ट दायित्व निर्धारित किए गए कि किनके क्या दायित्व ये तो निर्धारित ही नहीं किया गया था 1968 में, और न ही वित्तीय एवं संगठन संबंधी व्यवस्था हो सकी। ठीक है, तो ना ही किस प्रकार से जो है शिक्षा में किस प्रकार से वित्तीय सहायता कौन कौन देगा ये भी यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो सका था, जिसके कारण शिक्षा देना, उनका सुधार करना, शिक्षा का प्रसार, उपयोग और आर्थिक साधन जुटाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो पाए। अब वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा को 2 राहों में लाकर खड़ा कर दिया। ग्रामीण जीवन की आर्थिक बुनियाद कमज़ोर हो गई। ठीक है, और राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भारत ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें परंपरागत आदर्श धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जो परंपरागत जो आदर्श हैं हमारे वो कम हो रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए यह भी आवश्यक होगा कि वह नए विचारों को सतत सृजनशीलता के साथ आत्मसात कर सके। इस पीढ़ी में मानवीय मूल्यों और सामाजिक आवश्यकताओं की मांग है कि देश में नई शिक्षा नीति लागू हो। ठीक है, यहाँ पे बताया कि प्रयास किया गया है कि जो परंपरागत आदर्श हैं हमारे वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, हमारे मनोमस्तिष्क से मिट रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि समाज एक नए दौर से गुजर रहा है। तकनीकी शिक्षा का विकास किया जाना बहुत अति आवश्यक है, और साथ ही साथ में जो है बालकों को उससे जोड़ना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसलिए बताया गया है कि शिक्षा व्यवस्था में जो चेंजेस लाना वो बहुत बड़ी ज़रूरत है। देश आर्थिक तकनीकी विकास की उस अवस्था पर पहुंच गया है जहां सृजित परिसंपत्तियों का अधिकतम लाभ सभी वर्गों तक पहुंचाने का कार्य किया जाना है। शिक्षा इस उद्देश्य की प्राप्ति का राजमार्ग है। इस उद्देश्य की दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने 1985 में घोषणा किया कि देश के लिए विद्यमान शिक्षा साधन समीक्षा करके 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो लागू किया जाए। ठीक है,
अब शिक्षा का सार एवं भूमिका को समझने का प्रयास करते हैं। तो राष्ट्रीय संबंध में शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है। अगर राष्ट्रीय हित के लिए ये देखा जाए तो न केवल सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वरन व्यक्ति के बौद्धिक और रहन सहन पर भी शिक्षा अति महत्वपूर्ण जो है वो क्या डालती है, प्रभाव डालती है। ठीक है, राष्ट्रीय संबंध में शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है और हमारे सर्वांगीण विकास यानी सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक और बौद्धिक व्यवस्था के साथ साथ में सभी जो है सर्वांगीण मतलब सब प्रकार का विकास। ठीक है, तो हमारे सर्वांगीण भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए यह आधारभूत तथ्य है। अर्थव्यवस्था के सभी स्तरों पर शिक्षा जनशक्ति का विकास करती है। राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की पूरी गारंटी राष्ट्रीय शिक्षा गारंटी शोध एवं विकास के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती है। अगला पॉइंट है कि हमारा शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य में एक विनियोग है। शिक्षा संस्कृति बनाने का एक माध्यम है तथा यह हमारे संवेदनशीलता और दृष्टि को प्रखर बनाती है, जिससे राष्ट्रीय एकता पनपती है और साथ ही शिक्षा हमारे संविधान में प्रतिष्ठित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतंत्र के लक्ष्यों की प्रगति में अग्रसर होने में हमारी सहायता करती है। अब जब शिक्षा व्यक्ति जब ग्रहण करेगा तो उसके अंतर्गत क्या आएगा, सामाजिकता का विकास होगा। ठीक है, एकता का विकास होगा, धर्मनिरपेक्षता का विकास होगा, अर्थात सभी धर्म सर्वधर्म समभाव की जो भावना है वो विकसित होगी। व्यक्ति के अपने अधिकारों का पता चलेगा जिनको मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संविधान में शामिल किया गया है। तो एक तरीके से संविधान में जो शामिल किया गया है, जो चीज़ें शामिल की गई हैं, वो व्यक्ति उससे क्या हो जाएगा, रूबरू हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि उनको अनभिज्ञ नहीं रहेगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। तो इस भाग में कहा गया है कि शिक्षा व्यवस्था बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक विद्यार्थी को एक निश्चित स्तर तक लगभग एक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो। इसी के लिए 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों को क्या कर दिया गया, सरकार ने निःशुल्क शिक्षा देने के लिए अनिवार्य कहा गया। ठीक है, बनाई कि जो है 6 से 14 वर्ष के जो सभी बालक बालिकाएं हैं उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत देश के लिए 10+2+3, 10 क्या है, ये है हाई स्कूल, 2+2 क्या है, इंटरमीडिएट, और +3 क्या है, ये ग्रेजुएशन के लिए बताया गया है, की संरचना को स्वीकार किया गया। और इस ढांचे के पहले 10 वर्षों के संबंध में यह प्रयास किया जाएगा कि उनका विभाजन इस प्रकार हो कि प्राथमिक शिक्षा में 5 वर्ष का प्राथमिक स्तर 1 से 5, 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 5 से 8 तथा 2 वर्ष का हाई स्कूल यानी कक्षा 9 और 10, इस प्रकार से जो शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए कक्षा 10 सालों के लिए। ठीक है, अब राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पूरे देश के लिए एक पाठ्यक्रम पर आधारित हो, यानी ऐसा नहीं हो कि उत्तर भारत में कोई दूसरा पाठ्यक्रम है, दक्षिण भारत में कोई तीसरा पाठ्यक्रम है, इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ में नवीन शिक्षा प्रणाली विश्वव्यापी दृष्टिकोण को सुदृढ़ बनाने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सह अस्तित्व की भावना का विकास करे। इस चीज़ को भी हम यहाँ पे मनो मस्तिष्क में रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य है कि सामाजिक माहौल तथा जन्म के सहयोग से उत्पन्न पूर्वाग्रहों तथा कुंठाओं को समाप्त किया जाए। जो हमारे समाज में तमाम प्रकार की जो कुंठाएं, जो विचारधाराएं उत्पन्न हो चुकी हैं, जो कि गलत विचारधाराएं हैं कि निम्न वर्ग के बच्चे जो हैं पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई नहीं किया जाएगा या फिर बालिकाओं को स्कूल नहीं भेजा जाए, इन सभी को जो है शिक्षा के माध्यम से इन कुंठाओं को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। ये उद्देश्य होगा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का। अगला है देश में संपर्क भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि भारत के अधिकतर क्षेत्रों में जो है हिंदी भाषा बोली जाती है। अब हिंदी भाषा जो है वो संपर्क भाषा है, मतलब कि हम अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो एक ऐसी भाषा होनी चाहिए, एक राष्ट्रव्यापी ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सभी व्यक्ति समझ सके। ठीक है, तो जो कि हिंदी को यहाँ पे बताया गया है। अब समानता के लिए शिक्षा की बात किया जाए तो नई शिक्षा नीति विषमताओं को दूर करने पर बल देगी।
ठीक है, जो विषमताएं हैं, असमानताएं हैं, उनको दूर करने के लिए बल देगी और अब तक वंचित रहे लोगों को विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के समान अवसर प्रदान करेगी। ठीक है, यानी समानता के लिए शिक्षा है। जो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो क्या है, समानता के लिए शिक्षा की बात यहाँ पे करता है। अगला है महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा। इसमें क्या प्रावधान किया गया है महिलाओं के लिए, तो शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जाएगा। महिलाओं में साक्षरता प्रसार हो तथा उन रुकावटों को दूर करने के लिए जिनके कारण लड़कियां प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। साथ ही साथ लड़के एवं लड़कियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं इसी में जो है अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है। जैसे अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर बल दिया जाएगा जिससे वे गैर अनुसूचित जाति के लोगों के बराबर आ सके, यानी समाज में एक समानता लाई जाएगी। जो गहरी खाई है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए, उसको यहाँ पे सुधारने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में निर्धन परिवारों को इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाएगा कि वे अपने बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक स्कूल भेज सके। जैसे कई बार क्या होता है, कई बार क्या वर्तमान समय में लागू भी किया गया है कि बच्चों को निःशुल्क भोजन वितरण किया जाएगा रोज़, साथ ही साथ में उनके जो है ड्रेस वितरण किया जाएगा, साथ ही साथ में वजीफ़ा स्कॉलरशिप जो है वितरित की जाएगी। जिससे क्या होगा कि प्रोत्साहन होगा बच्चों में। जब इस तरीके से तो पेरेंट्स क्या करेंगे कि हाँ ठीक है, घर पे रहेगा, कुछ करेगा तो है नहीं, स्कूल जाएगा कुछ खाएगा ही, तो इस वजह से जो है ये चीज़ें लागू की गई। ठीक है, साथ ही साथ में सफाई कार्य, पशुओं की चमड़ी उतारने एवं चर्म शोधन में लगे परिवारों के बच्चों के लिए मौद्रिक छात्रवृत्ति योजना पहली कक्षा से ही शुरू की जाएगी। ठीक है, जो बच्चे हैं स्कूल भवनों, बालवाड़ी तथा प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों का स्थान चुनते समय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सहूलियत पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा, यानी एससी के लिए, एसटी के लिए। तो जो बच्चे आदिवासी हैं, तो आदिवासी इलाकों में प्राथमिक शालाएं खोलने के काम को प्राथमिकता दिया जाएगा। वहीं आदिवासी भाषाओं के माध्यम से प्रारंभ से ही शिक्षा दिया जाएगा जिससे उन्हें उस भाषा का, क्योंकि वो ज्ञान होता है तो उस भाषा में जल्दी समझते हैं। अल्पसंख्यक के लिए शिक्षा का क्या प्रावधान किया गया है, तो अल्पसंख्यकों के कुछ वर्ग शिक्षा से वंचित है। सामाजिक न्याय और समानता के आधार पर उन्हें भी शिक्षा का पूर्ण अवसर दिया जाएगा। उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति की हिफाजत करने तथा अपनी शैक्षिक संस्थाएं खोलने और चलाने के लिए भी अधिकार दिए जाएंगे। जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें इस तरीके की जो है, यानी उन्हें अपना खुद का स्वयं का स्कूल खोलने के लिए यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं अधिकार दिए जाएंगे। बात करते हैं विकलांगों के लिए शिक्षा में क्या व्यवस्था किया गया है, तो शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से विकलांगों को भी शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे जो कि समाज में वंचित रह जाते हैं। इस पर सरकार विशेष ध्यान देगी। प्रौढ़ शिक्षा के लिए क्या होगा कि कई बार क्या होता है कि बच्चे जो हैं पढ़ नहीं पाते हैं, तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो व्यक्ति एज हो चुकी है जिनकी, तो 15 से, ठीक है, तो 15 से 60 साल के उम्र के, 15 से 30 साल की उम्र के बच्चे, या फिर कह सकते हैं कि जो शुरुआती दौर में फिर शिक्षा नहीं ग्रहण कर सके हैं, उनके लिए शिक्षा का क्या प्रावधान किया गया है, तो समूचे देश की निरक्षरता उन्मूलन के लिए प्रौढ़ शिक्षा का सतत शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा। अब बात करते हैं विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन किस प्रकार से किया जाएगा, तो शिशुओं की देखभाल करना तथा शिक्षा। अब देखिए, बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे पौष्टिक भोजन व स्वास्थ्य और बच्चों के लिए सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक तथा भावनात्मक विकास पर ध्यान देना होगा। साथ ही साथ में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए संदर्भ में शिशुओं की देखभाल करना भी महत्वपूर्ण इसके अंदर शामिल किया गया है। और शिक्षा के केंद्र पूरी तरह से बाल केंद्रित होंगे। ठीक है, बालकों पर केंद्रित होंगे। इस कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय का पूरा सहयोग लिया जाएगा। अब बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा, तो 14 वर्ष की अवस्था तक के सब बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान सरकार करती है और उनका जो है 14 वर्ष के जो विद्यार्थी, उनका विद्यालय में भर्ती कराना तथा उनका विद्यालय पर टिके रहना, ये सरकार का कर्तव्य होगा। ठीक है, राज्य सरकार का कर्तव्य होगा, भारत सरकार का ये कर्तव्य होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगली जो है, देखिए यहाँ पे कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना,
प्राथमिक स्तर तक बच्चों को किसी भी कक्षा में फेल न करने का प्रयास किया जाएगा और शिक्षा की व्यवस्था में शारीरिक दंड को हटा दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, बच्चों में रुचि पैदा होगी पढ़ने के प्रति। ठीक है। साथ ही साथ में 1986 की कार्य योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना को लागू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बेसिकली यहाँ पे जो स्कूल में जो सामान्य ज़रूरतें होती हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, बैठने के लिए बेंच हो गया, ठीक है, एक ग्राउंड हो गया, तो इन सब का प्रबंध करना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत यहाँ पे दिया गया था। ठीक है। हालांकि बताया गया था कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जो स्कूल की एक सामान्य ज़रूरत होगी उसको पूरा किया जाएगा। ये राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की जो है कर्तव्य होगा। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? देखिए, ऐसे बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ गए हैं या जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां स्कूल नहीं है या जो काम में लगे हैं, और वे लड़कियां जो दिन में स्कूल में पूरे समय स्कूल नहीं जा सकती हैं, इन सब के लिए एक विशाल और व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जाएगा। ठीक है। शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना, तो शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए निम्नलिखित युक्तियाँ अपनाई जाएंगी, जैसे अध्यापकों को अधिक सुविधा के साथ ही साथ अधिक जवाबदेही भी बनाया जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ में छात्रों के लिए सेवा में सुधार करना, साथ ही उनके सही आचरण पर बल देना भी यहाँ पे महत्वपूर्ण इसके अंतर्गत आता है। और शिक्षण संस्थाओं को अधिक सुविधा दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ में राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार पर तय किए गए मानदंड के आधार पर शिक्षण संस्थाओं के कार्य का मूल्यांकन की पद्धति का सृजन किया जाएगा। बात करते हैं तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा की। टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से विकास किया जाएगा, तो तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा के महत्व को स्पष्ट किया गया है और इसकी समुचित व्यवस्था पर बल दिया गया है। ठीक है। इसी के प्रकार से बात किया जाए तो शिक्षा की विषय वस्तु तथा प्रतिक्रिया को नया मोड़ देना, तो इस समय शिक्षा की औपचारिक पद्धति तथा देश की समृद्धि एवं विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं की खाई है, जिसे भरना अनिवार्य है। शिक्षा की पाठ्यचर्या एवं प्रतिक्रियाओं को समुचित रूप से सांस्कृतिक परंपराओं की खाई है। देखिए यहाँ पे विभिन्न सांस्कृतिक शिक्षा की पाठ्यचर्या एवं प्रतिक्रियाओं और सामाजिक विषय वस्तु के समावेश के द्वारा अधिक से अधिक रूपों में समृद्ध किया जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ में मूल्यों की शिक्षा की अगर बात किया जाए तो शिक्षा में कम से कम ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे सामाजिक और नैतिक मूल्यों के विकास में शिक्षा एक सशक्त योगदान दे सके, अर्थात जो शिक्षा है वो सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास कर सके। ठीक है। अब बात करते हैं कार्यानुभव। शिक्षा सिर्फ एक इस आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए कि शिक्षा जो है बालकों का किताबी ज्ञान बढ़ाए, बल्कि उनके कार्यानुभव को भी बढ़ाए। जैसे कि कार्यानुभव को सभी स्तरों पर दी जाने वाली शिक्षा का एक आवश्यक अंग बनाया जाएगा। साथ ही साथ में कार्यानुभव की गतिविधियों छात्रों की रुचियों और योग्यताओं और आवश्यकताओं पर आधारित होंगी। ठीक है। जो कार्यानुभव की गतिविधियां हैं वो छात्रों की रुचियों और योग्यताओं और आवश्यकताओं पर आधारित होगी। बात करते हैं शिक्षा और पर्यावरण के लिए क्या यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षा और पर्यावरण की बात किया जाए तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए विद्यालयों एवं कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को सम्मिलित किया जाएगा, जिससे पर्यावरण के प्रति जो है बालकों में जो है एक पॉजिटिवनेस आ सके, अपने पर्यावरण को लेकर के एक जो है यहाँ पे बताया गया कि सकारात्मक विचार फैल सके, जिससे क्या कर सके वो अपने पर्यावरण को लेकर जागरूक हो सके। अगला क्या है, गणित शिक्षण की बात यहाँ पे की गई है। तो गणित को एक ऐसा साधन माना जाना चाहिए जो बच्चों को सोचने, तर्क करने तथा विश्लेषण करने में समर्थ बना सकता है। अतः गणित शिक्षण को इस प्रकार से पुनर्गठित किया जाएगा कि यह आधुनिक तकनीकों के उपकरणों से जुड़ सके। ठीक है। साथ ही साथ में शिक्षक की यहाँ पे बात कही गई है कि शिक्षक क्या है, किसी समाज में शिक्षकों के स्तर से उसकी सांस्कृतिक या सामाजिक दृष्टि का पता चलता है कि कोई भी राष्ट्र अपने शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। सरकार और समाज को ऐसी परिस्थितियाँ बनानी चाहिए जिससे अध्यापकों को निर्माण और सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले। ठीक है। यानी अध्यापक जो है वो निर्माण और सृजन की ओर बढ़ने की उनको प्रेरणा मिले। साथ ही साथ में शिक्षकों को इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि वे नए प्रयोग कर सके।
शिक्षकों की भर्ती करने की प्रणाली में इस प्रकार परिवर्तन किया जाएगा कि उनका चयन उनकी योग्यता के आधार पर निरपेक्ष रूप से और उनकी कार्य के अपेक्षाओं के अनुरूप हो सके। यानी कोई शिक्षक इसी बेस पर, इसी आधार पर उनका चयन किया जाना चाहिए कि उनकी योग्यता क्या है। शिक्षकों का वेतन और सेवा की शर्तें उनके सामाजिक और व्यावसायिक दायित्व के अनुरूप हो और ऐसी हो जिनसे प्रभावशाली व्यक्ति शिक्षा व्यवसाय की ओर आकृष्ट हो सके। मतलब कि एक ऐसी शिक्षक का जो वेतन है वो इस प्रकार से होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि आप शिक्षक की जो वेतन मान है या फिर उनकी स्थिति बहुत लोअर साइड है, तो क्या करेंगे, तो कोई भी व्यक्ति शिक्षक नहीं बनना चाहेगा। तो इसमें ये सुधार लाने की बात कही गई है। शिक्षा का प्रबंध किस प्रकार से किया जाएगा, तो शिक्षा का आयोजन तथा प्रबंध दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में तैयार करना और देश की विकासात्मक और जनशक्ति विषयक आवश्यकताओं से जोड़ना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। वही बात करते हैं संसाधन एवं समीक्षा की, तो शिक्षा आयोग 1964-1966, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और शिक्षा से संबंधित अन्य सभी लोगों ने इस बात पर बल दिया कि हमारे समतावादी उद्देश्यों, विकासोन्मुख लक्ष्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि इस कार्य के स्वरूप और आयामों के अनुसार शिक्षा में पूंजी निवेश हो। अब पूंजी निवेश किस प्रकार से होगी, तो इसके लिए विभिन्न तरीके से साधन जुटाए जाएंगे, जैसे चंदा इकट्ठा करना, इमारतों का रखरखाव करना तथा रोज़मर्रा काम आने वाली वस्तुओं की पूर्ति करना, स्थानीय लोगों की मदद लेना, उच्च शिक्षा स्तर पर फीस बढ़ाना तथा उपलब्ध साधनों का बेहतर प्रयोग करना। इन एजेंसियों में सरकार व उद्योगों को शामिल किया जा सकता है और सभी उपाय न केवल राज्य संसाधनों पर बोझ को कम करेंगे बल्कि इसके लिए अपितु शैक्षिक प्रणाली में जनता के प्रति जवाबदेही की व्यापक भावनाओं को पैदा करने के लिए भी कारगर होंगे। तो इस प्रकार से अगर शिक्षा नीति का विकास किया जाएगा, शिक्षा में जो है समन्वय की भावना होगी, तो न राज्य सरकार पर न केवल जो है बोझ को कम मिले होगा बल्कि क्या होगी, शिक्षा जो है सुचारू रूप से संचालित हो सकेगी। जो भ्रष्टाचार है, जो असमानताएं हैं, वो दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं भविष्य की। भविष्य में क्या है, तो भविष्य में देखिए बात कही गई है कि यह विश्वास प्रकट किया गया है कि हम निकट भविष्य में 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे और हमारे देश में उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सर्वोत्तम स्तर के होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है, इस शिक्षा व्यवस्था से ये उम्मीद जताएगी। ठीक है, इसके बाद हम 1992 पढ़ेंगे, 2005 पढ़ेंगे, अगला इसी तरीके से हमारा जो सेशन चलता रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हालांकि हो सकता है PDF आप में थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो हमने तैयार किया है PDF उसको काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार किया गया है, तो इसमें हो सकता है कोई क्वालिटी गड़बड़ हो गई हो। तो अगर आपको PDF इसका चाहिए होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो है टेलीग्राम से आपका इसको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। या फिर बहुत ज़रूरी हो, अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा हो तो 6393621344 पर भी आप मैसेज कर सकते हैं PDF लिख के। ठीक है, हालांकि बचिएगा इससे, व्हाट्सअप करने से बचिए। मैं सलाह दूंगा आप टेलीग्राम से ही मैसेज कीजिएगा, वहाँ पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।